गुड इवनिंग। अब नवोदय के क्वेश्चन में ये कल 2 क्वेश्चन रह गए थे ना 57 58। देखो, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल है ये, ठीक है। चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर, ये किसने पूछा? 3 घंटे और 20 मिनट, ऐसा ही है ना? 3 घंटे और 20 मिनट, तो ये तो तुम्हारा समय हो गया, ये तुम्हारी चाल हो गई। और कितनी दूर पहुंच जाएगा, तो दूरी निकालना है। तो चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय, यही होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी निकाल ली ना, तो चाल गुणे समय। अब देखो ऑप्शन किस में है तुम्हारे? किलोमीटर में या मीटर में? हम देखे ले रहे, तो तुम्हारे ऑप्शन है किलोमीटर में, यानी सबको किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आवर में चेंज है, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो क्या करें बताओ? और क्या, बिल्कुल करेंगे। जब किलोमीटर लाना है तो किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ेगा, इसे किलोमीटर इसे आवर में। तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा, 5 से 5 कट गया, तो अब क्या आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर आ गया ना, ठीक है। अब ये पहले से तो 3 है ही है घंटे, इसको भी घंटे में अगर चेंज करना है तो तुम्हें पता है 60 से भाग देते हैं, काटेंगे तो 3 सही 1/3 का मतलब पता क्या हो गया? 3 तिरका 9, 1 10/3 आवर, ये समय हो गया। अब दूरी निकालना है, तो चाल है तुम्हारी 18, समय है तुम्हारा 10/3, 3 से काटेंगे 6, 6 गुणे 10 मतलब 60 किलोमीटर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई बड़ी बात है? बस थोड़ा दिमाग लगाओ, करना क्या है। अब चाल है, समय है, तो दूरी निकालना है, उसमें साफ साफ लिखा है। ये इतना सरल सवाल तो कुछ है ही नहीं है। अगले सवाल में एक घन के विकर्ण की माप 4√3 है। तो एक घन है जिसका विकर्ण, हाँ ये नया सवाल है, शायद हमने विकर्ण नहीं पढ़ाए हैं। तो विकर्ण कितनी है? 4√3 है। किसका? घन का। घन का विकर्ण कितना है? 4√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन कितना होगा? सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालना है, घन का आयतन। पहली चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए घन होता क्या है। घन होता है बिल्कुल पासा जैसा। पासा देखा है? 6 तरफ से एक जैसा दिखेगा, कहीं से लंबा चौड़ा नहीं दिखेगा। तो घन होता है बिल्कुल समझ लो पासे जैसे। और विकर्ण का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ एक घन बना देते हैं, ये बन गया घन, ठीक है। तो घन के इस कोने से लेके इस कोने तक एक लाइन से जोड़ दिया जाए। मान लो ये कमरा एक घन है, तो इस कोने से लेके उस कोने तक एक कुछ जोड़ दे, धागा बांध दे, तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण। रहेगा याद? विकर्ण क्या होता है? तिरछी विकर्ण होती है तिरछी लाइन, बस इतना समझ लो। विकर्ण घन वाली चैप्टर में हमने विकर्ण नहीं पढ़ाई क्या? फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया। इसके घन का आयतन कितना होगा? तो हमें घन का आयतन चाहिए। तो घन का आयतन होता क्या है, ये पढ़ा है कहीं? बताओ। देखो, एक हमने पढ़ा है 6a² पढ़ा है। घन का आयतन यही होता है ना,
क्या होता है, हमें भी कंफ्यूजन हो गई अब। एक 4a होता है, एक 6a होता है, एक 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर ही होता है यहाँ तक। कौन सा नंबर है ये? 8 का 58 है ना। ए क्यूब होता है, हाँ। देखो तो भुजा क्यूब, भुजा कहाँ होती है? ये होती है ना, ये भुजा होती है ना, ये भी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो ये भुजा थोड़ी दी गई है, ये क्या दिया गया है? विकर्ण। तो हमें भुजा चाहिए, तो एक काम करते हैं, तो हम पहले मान लेते क्या है कि घन की भुजा कितनी हो गई। माना भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। क्यों है सेंटीमीटर में? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है कि नहीं है। x सेंटीमीटर मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? ठीक है, अब भुजा मान ली और घन का विकर्ण हमें दिया गया है। घन का विकर्ण दिया गया है 4√3, है ना। यहाँ देखो, देखो घन का विकर्ण हमें दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें चाहिए घन का आयतन। अब आयतन, दिमाग लगाना, हमें आयतन चाहिए। आयतन निकलता है भुजा से, तो हमें भुजा माननी पड़ेगी। अब हम भुजा में और आयतन, भुजा में हमने मान लिए चलो x है, लेकिन इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आयतन क्या होता है? घन का आयतन a क्यूब होता है। जब हमें a ही नहीं पता तो a क्यूब कहाँ से निकाले, है ना। तो पहले a निकालो। अच्छा देखो, हमने भुजा, a क्या होता है? भुजा होती है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो यह भुजा क्यूब लिख लो, जैसे तुम्हें इंग्लिश याद ना रहे तो भुजा क्यूब तो याद रहेगा, ठीक है। तो भुजा तुम्हें दिया गया है, भुजा तुमने मान ली x है। अब तुम्हें भुजा दी गई है, भुजा नहीं दी गई है, विकर्ण दिया गया। तो एक रिलेशन होता है कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता क्या है? पता है घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? √3 और a, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a हमने किसे माना है? x को, तो √3 और x। अच्छा ये घन का विकर्ण, ये भी घन का विकर्ण, दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि घन तो वही है। तो घन का विकर्ण कितना है? 4√3 है ना, और यहाँ पे कितना है? √3 है। देखो √3 से √3 गए तो a बराबर कितना निकला, और a क्या होती है? भुजा। तो निकाल ली ना भुजा। अब घन का क्यूब आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब 64, और घन सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये सवाल समझ में ना आया हो एक बार पूछ लो। आ गया? देखो सवाल लेना है बिल्कुल लाइटली, हल्के में, भारी में नहीं। यहाँ हल्का करो दिमाग। अब ये देखो, अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो तुम रास्ते दिमाग में आते हैं। हमें यहाँ से झांसी जाना है तो हम कहाँ से जा सकते? चलो ठीक है, झांसी तो बहुत दूर हो गया, तो वहीं को रास्ता नहीं पता होगा। हमें यहाँ से हमें बालाजी मंदिर जाना है, तो बालाजी मंदिर के काफ़ी रास्ते हैं। एक स्टैंड से होते हुए, एक तालाब से होते हुए, और एक इस साइड से होते हुए, मतलब रास्ते बहुत हैं। अब तुम्हें जाना है बालाजी मंदिर, तो क्या करोगे? तो तुम ये सोचोगे, तुमसे किसी ने कहा बालाजी मंदिर जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हम पहले कहाँ जाएं? गांधी चौक जाएं, गांधी चौक से फिर जाएं तो वो मिश्रा डॉक्टर के घर के यहाँ से मुड़ जाएं, है ना, वहाँ मुड़ जाएं, फिर वहाँ तालाब मिलेगा, चढ़ौन मिलेगी, वहाँ देखेंगे तो सामने मंदिर मिल जाएगा, मतलब रास्ता दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अब उसने कहा है घन का विकर्ण दिया गया, मतलब तुम्हें जाना कहाँ है? रुको, तुम्हें घन का विकर्ण दिया गया है, जाना कहाँ है? आयतन में। अब आयतन जाने का फॉर्मूला, आयतन जाना है तो आयतन का होता है a क्यूब, यानी भुजा क्यूब। भुजा दी गई है क्या? नहीं दी गई है। अब सोचोगे भुजा कैसे लाएं, लेकिन तो चलो हम भुजा मान लेते हैं, x होती है। अब भुजा तुमने x तो मान ली, लेकिन क्या करें? तो तुमने ये देखा कि विकर्ण है यहाँ पे। अच्छा विकर्ण है, तो हमने पढ़ा है कि घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, ये होता है फॉर्मूला।
ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे विकर्ण कितना हो जाएगा, √3 और a का मान क्या है यहाँ पे x है, यानी घन का विकर्ण अब कितना हो गया √3x हो जाएगा ना, √3x। अच्छा घन x के फॉर्म में घन का विकर्ण निकला √3x, हमारे लिए दिया गया था 4√3 दिया गया था, तो दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि घन तो एक ही है, जाना तो हमें मंदिर ही है। ठीक है, तो √3x जो हमने निकाला x के फॉर्म में और ये वाला दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे ना, √3 से √3 गए तो x बराबर 4, और x किसे माना था a को, और a घन कैसे निकालते, a का क्यूब, आयतन कैसे निकालते a क्यूब, बस आ गया ना समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो ना मिले तो हमें बता देना फोन करके, अब तो वो भी नहीं है कि 1 रुपये कट जाना है एक्स्ट्रा, अब तो 71 रुपये लगता है उसमें रिचार्ज में। 59 तो नहीं बताना ना, ठीक है। अब देखो, शिक्षक दिवस के अवसर पर किसी विद्यालय में 420 बच्चों के बीच समान रूप से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, मतलब बच्चे हो गए 420, बड़े फ्रॉडी बच्चे हैं, 420 नंबर फ्रॉड नंबर होता है, 420 ही बच्चों के बीच समान रूप से मिठाइयाँ बांटी जानी थी। ठीक है, परंतु उस खास अवसर पर 140 बच्चे अनुपस्थित रहे, मतलब मिठाई आई थी 420 के लिए और 140 क्या हो गए, आए ही नहीं, यानी अनुपस्थित हो गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आए कितने, आए भी निकाल लो, तो आए उपस्थित निकाल लो, उपस्थित कितने होंगे बताओ, 420 में से 140 नहीं आए, यानी 420 में से 140 नहीं आए तो कितने आ जाएंगे 8, 280 आ जाएंगे, 280 क्या होंगे उपस्थित होंगे ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को एक मिठाई अधिक मिली, मतलब जितनी जितनी मिठाइयाँ मिलनी थी बच्चों को उनमें से एक मिठाई अधिक मिली। क्यों मिली, क्योंकि 140 बच्चे नहीं आए, यानी 140 मिठाइयाँ बट गई एक्स्ट्रा में। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को आरंभ में कितनी मिठाइयाँ मिलनी थी, अब देखते हैं। तो आए कितने 280, अच्छा दिमाग लगाओ, 280 बच्चे आए तो 280 को ही तो एक एक एक्स्ट्रा मिली ना, ऐसा ही है। देखो देखो, कुल बच्चे कितने हैं 420 है ना, जिसमें से 140 उपस्थित नहीं थे, मतलब 420 बच्चों के लिए क्या आई थी, मिठाइयाँ आई थी, है ना, आई थी ना। देखो, एक 420 बच्चों के लिए मिठाइयाँ आई, जिनमें से 140 बच्चे आए ही नहीं, तो मतलब आए कितने थे 280 बच्चे, ये क्लियर है। अच्छा, उसने कहा है कि 280 बच्चे आए हैं और 140 नहीं आए हैं, 140 के ना आने की वजह से क्या हुआ, सभी बच्चों को जो आए हैं उनको एक एक मिठाई एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है, अच्छा मतलब अगर जितनी भी मिठाइयाँ होंगी पहले आई थी 420 बच्चों के लिए, और अब जितनी उतनी ही तो मिठाइयाँ हैं, जितनी भी मिठाइयाँ अभी हैं अब, लेकिन कितने की हो गई, कितने बच्चों की हो गई, वो 280 की हो गई, और दोनों का अंतर कितना है, एक एक मिठाई का अंतर आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो, माना मिठाई कितनी है हमें नहीं पता, माना मिठाई कितनी है, x मान ली, यानी पहले x मिठाई आई थी कितने बच्चों के लिए, 420 बच्चों में बटनी थी। ठीक है, और अभी भी तो x मिठाई है ना, लेकिन आप कितने में बटी, 280 में, तो पहले और अब में कितने का अंतर आ रहा है, एक मिठाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लो यहाँ पे भाग देने पे हमें 2 मिला, यहाँ पे भाग देने में हमें 1 मिल रहा है, मतलब पहले 2 मिठाइयाँ मिल रही थी और अब नहीं सॉरी,
सॉरी पहले एक एक मिठाइयाँ मिल रही थी, अब दो दो मिठाइयाँ। देखो अब कैसे, इतना आ गया समझ में। अब इनका एलसीएम ले लो, 280 और 420 का लें क्या, हमें नहीं पता ना। 42 28 देखते हैं, हमें नहीं पता। 28 दूनी 14 28 14 42, हाँ आ जाएगा। देखो 14 तिया 42 और 14 दूनी 28 और 10 से अगर और काट दें तो 3 और 2, अगर 2 से काट दें 3 से काट दें 3 से काट दें तो 1 और 2, तो 2 तिया 6 60 और 14 छंग 84, यानी 840 आया। सही कह रहे हो, 840। ये ना आया होगा समझ में, ना समझो, नहीं आया होगा, हमें नहीं लगता है, हमें नहीं लगता किसी को समझ में आया। बस यही तो लॉजिक है। अच्छा कैसे पता है इसका एलसीएम इतना है, बताओ कैसे आ रहा है, तुम्हें आ गया समझ में? तो ये आज ही हमने सीखा है, ये आज ही ट्रिक सीखी है हमने, ये एक नया इन्वेंशन किया, मजा आ गया। हमें तो मतलब किससे है, हमें तो मक्खन से मतलब है। अब चाहे मट्ठा को ऐसे ही भमाओ, चाहे ऐसे भमाओ, चाहे ऊपर से नीचे फेंको, कुछ भी करो, हमें तो मक्खन चाहिए ना। बस यहाँ देखो 840 आया, अब 0 भाग देंगे तो 0 से 0 और 42 दूनी 84, मतलब 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 28 दूनी 56 3 बार, तो 0 से 0 3 बार कट गया तो 3x आ जाएगा। ऐसे ही है ना, बराबर 1। कुछ गलत है क्या? ठीक है, 3 गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ गया 840 आ गया। ऑप्शन में है, रुको है। अच्छा, अब प्रत्येक बच्चे को आरंभ में कितनी मिठाइयाँ मिलनी थी, तो कुल मिठाइयाँ कितनी निकली 840, और पहले कितने में बट रही थी मिठाइयाँ 420 में, 42 दूनी अच्छा 80, हाँ, तो कितनी कितनी मिठाइयाँ निकली 2। देखो ये क्या निकली, एक्स कैसे माना था मिठाई को, क्या उसने मिठाई पूछी, उसने क्या पूछी कितने पहले आरंभ में, तो पहले कितने बच्चों में बट रही थी 420 में बट रही थी ना, तो 840 मिठाइयाँ 420 में बटी तो कितनी कितनी मिली 2 2 मिली ना। और मान के चलो उसने पूछा होता कि अब बाद में कितनी कितनी मिठाइयाँ मिली, तो मिठाइयाँ कितनी हैं 840 है ना, और अब कितने बच्चों में बट रही हैं 280 में, तो देखो 3, तो अब कितनी कितनी मिठाइयाँ मिल रही, और देखो दोनों का अंतर भी क्या है, 1 का अंतर आ रहा है ना, हो गया। यहां देखते हैं, किसी बांस का 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। सो देखो किसी बांस का 0.1 भाग मिट्टी में, तो मिट्टी में ये हो गया, ठीक है, और पानी में कितना है 5/8 भाग है, ठीक है। अब उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर है, ठीक है। बांस की लंबाई क्या, देखो एक बांस होगा ऐसा, ठीक है, तो कुछ भाग मिट्टी में दबा होगा, ये समझ लो 0.1 मीटर हो गया। 5/8 भाग मतलब 8 भाग में से 5 भाग कितना, ये किस में दबा है पानी में, और जो शेष बचा तो वो हो गया ये वाला, ये किस में है हवा में, समझ रहे हो ना। अब देखो ये तुम्हारे नंबर में है, ये तुम्हारे मीटर में, रुक जाओ 1 मिनट, ये 0.1 क्या है मीटर है ना, नहीं, किसी भाग का 0.1, ये तो मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा ही नहीं है,
चलो ठीक है, मीटर मान के चलेंगे, 0.1 मीटर। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें यूनिट नहीं लिखी है। चलो मीटर मान लेते हैं, तो ये मीटर और ये भाग में। अच्छा देखो, एक चीज पता चलती है कि पूरा बांस कितने भाग के बराबर है, 8 भाग है ना, और 8 में से 5 भाग किस में है, पानी में। तो अभी 8 में से 3 भाग कहीं और होगा, ठीक है, 8 में से 3 भाग कहीं और होगा। 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है? देखो मिट्टी, एक सवाल, इस सवाल को अगर ध्यान से पढ़े हम लोग तो किसी बांस का 0.1 और 5/8 भाग, तो ये जो 0.1 है ना, ये भाग है ना कि मीटर। अब देखना, एक पूरा बांस होगा, ठीक है, माना कि बांस की लंबाई मान लो x है, अभी मान लिया, ठीक है। 0.1 भाग का मतलब समझते हो, अगर दशमलव हटा दे तो बटे में आ जाएगा ना। अच्छा, दूसरा वाला भाग है हमारा 5/8 है ना, ठीक है, ये 1/10 है, ये 5/8 है। अच्छा, ये दोनों भाग भाग में हो गए, मतलब टोटल भाग कितना हो गया मिट्टी और पानी का, तो जोड़ते हैं ना, ठीक है। 10 और 8 का एलसीएम 40 की 20, 40 आएगा, तो 40, 10 का भाग 40 में तो 4, और 4 एकम, 8 का भाग 40 में तो 5 25, तो 30/40, यानी 3/4 भाग किस में आ गया, मिट्टी और पानी का हो गया। 25 4 29 होता है, हाँ यार, लो 29/40 किस में आ गया, अब 29/40 भाग किसका हो गया, पानी और मिट्टी का। अच्छा, अभी इसमें कितना शेष बचा है, ये पूरा बांस है 40 भाग का, 29 हो गया मिट्टी और पानी में, तो अभी शेष बचा होगा ना, शेष कितना बचा, 11 भाग बचा, कितने में, 40 में से। तो अगर माना जाए तो 11 भाग बचे हैं 40 में, यानी 11/40 भाग बचा है ना बांस, और वही बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, शेष भाग, तो जो बराबर किसके है, 2.75 मीटर के है ना, यानी 11 भाग किसके बराबर है, 2.75 मीटर के है ना, तो यानी 2.75 बराबर है कितने भाग के, 11 के, और हमें पूरे बांस की लंबाई चाहिए ना, बांस की लंबाई तो कितनी है, 40 है पूरा। देखो 2.75 बराबर है कितने के, 11 के, और 11 भाग के है ना, और हमें कितने भाग की वैल्यू चाहिए, 40 भाग की। अब काट देते, देखो ये ये दशमलव है ना, 2 अंक बाद, तो यहाँ 2 0 बढ़ा दे, ठीक है। 25 से अगर काटें तो 25 से कम 25, और 25 से कम, सही है, 25 से ये काटेंगे तो 25 चौके 100, और 25 चौके, ऐसा ही है ना, ठीक है। अगर ये काटेंगे हम तो 4 से काटें तो 10, और 4 से काटें तो 11, और 11 से 11 गया, बचा कितना, 10, तो 10 मीटर होगी कि नहीं होगी। अब इसको एक बार और समझो, हम सीधी बात कर रहे हैं, देखना, मिट्टी में सवाल दिया गया है, मिट्टी में है तुम्हारा 0.1 और पानी में है तुम्हारा 5/8। मिट्टी में कितना है, 0.1, और पानी में कितना है, 5/8, और दोनों के दोनों क्या है, भाग, और शेष कितना है, शेष है तुम्हारा 2.75 मीटर, ठीक है। अच्छा, मिट्टी और पानी दोनों भाग हैं, तो एक काम करो, इसको बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा, बताया था कैसे, और ये वाला तो 5/8 है ये, और अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों भाग हम अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 29/40,
आ जाएगा। यानी 29 भाग पानी और मिट्टी का है, बाकी शेष जो बचा है, कितना बचा 11, कितने में से 40 में से, वो 11 भाग किसके बराबर है, 2। हाँ, तो 2.75 कितने भाग के बराबर है, 11 के। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 40 की। तो 11 से काटे, देखना, देखो नहीं पता, देखो सबसे अच्छा है ये पूरा कट जाता है। देखना कैसे कटता है, हम बताएं कैसे कटता है, लेकिन ऐसे में कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखना 11 दूनी कितने बचे, 5 और 5 11 पचे। और यहाँ अब क्या है, देखो यहाँ भाग दिया है तो 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव रख दिया, गुणे 40 कर दिया। अब देखो 0 को गुणा कर देंगे तो दशमलव खिसक आएगा, आ जाएगा ना। और तो यानी 2.5 में 4 का गुणा करेंगे तो देखो 4 पंचे 20 की 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1 अंक बाद दशमलव 10। आ गया, आ गया ना समझ में, ठीक है। क्या ये लग, देखो अब आगे बढ़ते हैं। समझाने में टाइम ज़्यादा जाता है। अब देखो निम्नलिखित निम्नलिखित आकृति ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेची गई संतरों की टोकरियां दर्शाता है। सो देखो अब एक डायग्राम दिया गया है जिसमें मंडे है, मतलब सोमवार है, मंडे को कितनी, तो कहाँ सो रही थी अभी तक, अब ये वाला सुनो, मंडे को कितनी 2 4 6 एक 7 टोकरियां दिख रही ना मंडे के दिन, तो 7 टोकरी बिकी कितनी मंडे के दिन, ठीक है। ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन 5 टोकरी, बुधवार के दिन 3 टोकरी और गुरुवार के दिन कितनी टोकरी, 5 टोकरी, ठीक है। अब टोटल आ रही हैं इसमें 25 टोकरियाँ, 25 टोकरियाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक व्यापारी द्वारा 4 दिनों में बेची गई टोकरियाँ 7 5 12 3 15 5 7 5 12 3 15 5 20। देखो यहाँ इसमें बगल में दिया गया है, देखो एक टोकरी बनी गई है, बनी ना, टोकरी बराबर 25 टोकरियाँ। अब वो टोकरी और टोकरिया में अंतर होता है, यानी टोकरी में भी छोटे छोटे, मतलब एक बड़े गत्ते में भी छोटे छोटे पार्सल होंगे, मतलब 25 टोकरियां कितनी हैं, यानी एक टोकरी बराबर किसके है, 25 टोकरिया के, है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 संतरों की टोकरियां बच जाती हैं, तो ध्यान देना, ध्यान से सवाल को पढ़ना। 4 दिन बाद 75 टोकरियां क्या हो गई, बच गई, ध्यान देना, टोकरियां बच जाती हैं। तो शुरू में उसके पास कितनी टोकरी संतरे थे, उसने टोकरी पूछी। अच्छा देखो 75 टोकरियां बच गई। अच्छा एक टोकरी में कितने टोकरियां हैं, तो 75 में कितनी टोकरी बन गई, 3 टोकरी बन गई। और क्रॉस चेक कर लो, एक टोकरी में 25 तो 3 टोकरी में 75 टोकरियां हो जाएंगी ना, यानी 3 टोकरी उसकी बच गई, है ना, 3 टोकरी उसकी बच गई। तो उसने ये पूछा है शुरू में उसके पास कितनी टोकरी संतरे थे, तो कितने टोकरी संतरे थे, टोकरी पूछे, ठीक है, बेचे इसने। अच्छा देखो 3 टोकरी बच गए, देखना ध्यान से, 3 टोकरी बच गए, 3 टोकरी बच गए, तो यहाँ पे 3 टोकरी बच गई। अच्छा यहाँ पे देखो मंडे को 7 बेची, ट्यूसडे को 5 बेची, वेडनेसडे को 3 बेची, थर्सडे को 5 बेची, तो ये सारी टोकरियां कौन सी है, टोकरी कौन सी है, बेची गई। तो उसने बेची टोटल कितनी है, 7 5 12 3 15 और 5 20, मतलब 20 टोकरी उसने क्या की हैं, बेची हैं, मतलब ये बिक गई। और बेचने के बाद कितनी टोकरी बच गई, 3, तो 3 टोकरी और होंगी जो बची हुई होंगी, मतलब उसके पास कुल कितनी टोकरी कहलाई,
23 टोकरी कहलाएंगी नहीं? देखो है आंसर है। नहीं है 550 525 500। अच्छा उसके पास कितनी टोकरी संतरे थे? टोकरी की टोकरियां, रुको 1 मिनट। 23 हो गई और 23 गुणे 25 करो। 25 3 75 की 7, 25 दूनी 50 और 7 57। देखो इतना है। हाँ वो मिस प्रिंट है, टोकरिया करना है जहाँ वो पूछ रहा है। ठीक है हाँ।